हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण। आज हम पर्यावरण शिक्षण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अब तक के, और जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है, और उनके सभी विकल्पों को हम व्याख्यात्मक रूप से भी जानेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्र करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। दोस्तों, इसमें हमें नेगेटिव ऑप्शन चुनना है क्योंकि हमसे नहीं में पूछा गया है कि कौन से विकल्प की अनुमति नहीं देंगे। तो दोस्तों, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, ठीक है ना, यह पता करना, जानवर कौन कौन से जानवर हैं, किस तरह का भोजन खाते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये सब उद्देश्य जो है पर्यावरण शिक्षण का होता है। ठीक है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना ये भी होता है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना ये भी होता है। लेकिन एक शिक्षक जिसकी अनुमति नहीं देगा वो देगा चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है: बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। अंकुरण का मतलब होता है जब बीज से पौधा बनता है वो किस तरह से बनता है। तो बोर्ड पर चित्र बनाते हुए क्या बच्चा सही तरीके से पढ़ सकता है? बेहतर तरीके से नहीं। और उसकी फोटो को दिखाना या अंकुरित बीजों को दिखाना और उसके बारे में व्याख्यात्मक रूप से मुंह से बोल के बताना, दोस्तों ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अंकुरित फोटो की फोटो दिखाना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। लेकिन यहाँ बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन, दोस्तों अवलोकन का मतलब होता है उसका बारीकी से निरीक्षण करना। ठीक है, जब बच्चा जो है खुद बीज बोएगा वो उसको रोज दिन में कितनी बार देखेगा, ठीक है ना, कई बार देखेगा। उसमें धीरे धीरे अंकुरण हो रहा है, वो फूट रहा है, उसके अंदर से पत्तियां निकल रही हैं अपने आप ही, ठीक है ना। तो अंकुरण अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है मीरा, है ना। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से क्रम से कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। तो दोस्तों, जो ज़्यादा जंक फूड खाता है जैसे समोसे, बर्गर, कटलेट, डबल रोटी, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है जिस कारण जो है मोटापा आता है। और जबकि दिव्या क्या है, वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, मतलब आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया, यानी खून की कमी। तो यहाँ पर मोटापा और एनीमिया, हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। दोस्तों, बच्चों को ईंधनों से परिचित कराने के लिए जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, दोस्तों बिल्कुल गलत। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता,
ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच पर गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल राइट और सबसे बेहतर ऑप्शन है। मानचित्र पढ़ाने के लिए जो आवश्यक कौशल होता है वो होता है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। दत्त कार्य, दोस्तों दत्त कार्य का मतलब होता है गृह कार्य, जो घर के लिए काम दिया जाता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, मतलब अभिभावकों से उसकी शिकायत करना। दोस्तों ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो जहां पर बच्चे के लिए जो है मतलब जो बच्चे के पक्ष में ना हो, जहां बच्चे की शिकायत की जा रही हो, उसको डांटा जा रहा हो या उसकी कंप्लेन की जा रही हो या उसको कोई गतिविधि करने से रोका जा रहा हो, वो हर ऑप्शन गलत होता है। तो जैसे प्रधानाचार्य को सूचित करना इस बारे में, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसको खेल कूद में जाने से रोकना, ये बिल्कुल नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव ऑप्शन है, ठीक है ना। और उसकी अभिभावकों से शिकायत करना, ये भी बिल्कुल गलत है। देखो होता क्या है, पहले अगर कोई बच्चा किसी कार्य को अधिगम करने में या किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो पहले उसका जो है कारण का पता लगाएं। कारण का पता किस शिक्षण के द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? निदानात्मक शिक्षण के द्वारा बच्चे का कारण जाना जाता है, कारण का पता करा जाता है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों उसको अधिगम में कठिनाई आ रही है। और फिर होता है उपचारात्मक शिक्षण, इसके बाद दिया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद बच्चे का उपचार किया जाता है, मतलब उसको उसकी इस कमी को दूर किया जाता है। तो यहाँ होगा अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट लेती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो उपरोक्त बी, दोस्तों देखो उपरोक्त बी के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। दोस्तों ये सभी जो ऑप्शन है ये सभी क्या हैं? ये सभी किसी भी वस्तु को, खाने पीने की जो वस्तु होती है उनको ताजा रखने की एक नियम है, ठीक है ना। ये चारों ही ऑप्शन हमारे सही है, लेकिन उसमें हमें बी से, ऑप्शन नंबर बी के बारे में पूछा है कि वो एक गीले कपड़े में लपेट लेती है। तो वो किस चीज को गीले कपड़े में लपेट के ताजा रखना चाहती है? पके हुए चावल, प्याज और लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है हरे धनिये की, ठीक है। यहाँ जो हरी सब्जियां होती हैं उनको क्या करा जाता है, एक गीले कपड़े में लपेट के रखने से भी ताजी बनी रहती हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा गलत है? दोस्तों हमें गलत ऑप्शन चुनना है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें गलत ऑप्शन है? पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है। हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती है, ब्रेक लगने पर वह रुक जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही ऑप्शन जो गलत है, ठीक है ना। यहाँ बात हो रही है घर्षण की, जबकि ऊपर फेंकी गई वस्तु जो वापस आती है वो आती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। और सभी ये तीनों क्या हैं? ये सभी घर्षण के कारण होते हैं। ये सारी क्रियाएं घर्षण के कारण होती हैं और ये होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कटोरी डूब जाती है। इसे रिक्त स्थान तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है।
लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। दोस्तों ये ऑप्शन कट जाएगा। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्की है, ये भी कट जाएगा। दोस्तों यहाँ जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल होता है वो उसके भार की तुलना में ज्यादा होता है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होता है। वायु प्रदूषण का प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? जो सबसे बेहतर है, जो सबसे बेहतर शिक्षण पद्धति है वो कौन सी है? प्रकरण पर प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वह दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सहस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। दोस्तों ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो जहां व्याख्या दी जा रही हो, संकल्पना दी जा रही हो या शब्दावली दी जा रही हो या वैज्ञानिक शब्दावली हो, तो वो हमारे ऑप्शन नेगेटिव होते हैं, गलत होते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों से कहना कि वह दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा की सारणीकरण करने में। दोस्तों हमें इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर ऑप्शन है हमको वो चुनना है, जो ऐसा ऑप्शन जो सभी बाकी ऑप्शन को अपने अंदर सम्माहित किए हुए है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वय गरिमा, उच्च नैतिक विकास। तो दोस्तों ऐसा क्यों कराया जाता है कि जो पुराने विद्यार्थी होते हैं या जो दक्ष विद्यार्थी मतलब अपने काम में निपुण होते हैं और बच्चों से अच्छा कार्य करते हैं, है ना, उनको छोटे और या कम कुशल, जिनकी बुद्धि कम है, सामान्य है, उनको उन विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए कहा जाता है या उनको पढ़ाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों की उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा होती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या बात प्रत्येक पाठ को समझती है। यह रिक्त स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः संबंध, व्यक्तिक विभिन्नताओं। तो दोस्तों ये स्पष्ट करता है व्यक्तिक विभिन्नताओं, है ना। कोई बच्चा रटकर याद करता है, कोई उसको समझकर सीखता है। ये सब व्यक्ति में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। सब बच्चे कार्यों को अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। दोस्तों मलेरिया मच्छर से फैलता है, लेकिन हैजा और मियादी बुखार मच्छर से नहीं फैलता। मलेरिया, डेंगू, हैजा, दोस्तों हैजा मच्छर से नहीं फैलता है। मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। दोस्तों मियादी बुखार जो होता है सीजनली बुखार होता है ना, मौसम के अनुसार जब बुखार हो जाता है उसको बोलते हैं। तो मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समूह है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नाग या कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। दोस्तों गलत, ठीक है ना।
सांप के दांत होते हैं और वो खोखले दांत होते हैं। जब सांप काटता है तो ये भी सही है कि वो जहर उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, लेकिन सांप के 4 दांत नहीं होते हैं, 2 दांत होते हैं। ठीक है, तो सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो हमारा A B D कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरण में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। दोस्तों, वैज्ञानिक शब्दावली, कठिन शब्दावली या किसी चीज को व्याख्या देकर समझाना, है ना, ये सब नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव ऑप्शन होते हैं। और परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, मतलब परीक्षा के लिए निष्पादन को सुधारना, उनकी परफॉर्मेंस को सुधारना, ये भी हमारा गलत ऑप्शन होगा। और बच्चों को व्यस्त रखना इसका उद्देश्य नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चा खुद गतिविधि करके सीखे। गतिविधि, ये एक गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। बच्चा खुद किसी कार्य को करेगा और फिर उसको सीखेगा, तो इससे क्या होगा, बच्चे का ज्ञान जो होगा वो स्थायी होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो दोस्तों, यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, कि हाँ, हम आपके बच्चों को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, तो अभिभावक खुश होंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, इसका भले ही बच्चे भ्रमण पर जाते समय जो है आनंद लें, मजा लें, लेकिन ये इसका उद्देश्य नहीं है ना। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक सत्ता को बदलना, दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, सक्रिय का मतलब होता है बच्चे खुद उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, वो खुद करेंगे उसका निरीक्षण। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ हमको नेगेटिव ऑप्शन चुनना है। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यास पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ये तो उद्देश्य होता है दोस्तों, अच्छी बात है। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ये भी बिल्कुल है। इसे बच्चों की संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के लिए योग्य बनाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण का ये भी उद्देश्य है। तो दोस्तों, मैंने भी आपको बताया था, कोई भी शब्दावली हुई, परिभाषा हुई, वैज्ञानिक शब्दावली हुई, या कठिन शब्द हुए, है ना, या किसी चीज का व्याख्यान हुआ, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो, वो नेगेटिव होता है। तो हमें नेगेटिव ऑप्शन ही चुनना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, बिल्कुल गलत दोस्तों। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, मैंने कहा व्याख्यानों का जो भी ऑप्शन होगा, व्याख्यान से संबंधित व्याख्या देना किसी भी चीज की, ये बिल्कुल नेगेटिव होता है। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो यही हमारा जो राइट आंसर होगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? विभिन्न संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, विभिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन
भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना, बिल्कुल गलत। किसी भारी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन कराना, बिल्कुल गलत। तो दोस्तों यहाँ जो मेन ऑप्शन होगा हमारा बढ़िया सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा, विभिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से यानी दोस्तों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हो सकता है? विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण चार्ट बनवाकर, दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिवाना, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों बचे ये दो ऑप्शन, हमारा इन दो में जो सबसे मजबूत है वो है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों अब आप सोचोगे कि ये शैक्षिक भ्रमण पर ले जा रहे हैं या गतिविधि आधारित शिक्षण हो रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन राइट होना चाहिए था। दोस्तों बिल्कुल होना चाहिए था, पर यहाँ बात हो रही है देखो पर्यावरण चिंताओं, मतलब जो प्रीति है वो सभी प्रदूषणों पर बल देना चाह रही है। वो वो जल प्रदूषण की बात नहीं कर रही है, वो सभी प्रदूषणों के बारे में जो है बच्चों को जागरूक करना चाहती है। और यहाँ हो रही है प्रदूषित नदी की बात, है ना, यानी केवल जल प्रदूषण की बात। इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है गलत होगा। लेकिन विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, ये हमारा ही राइट आंसर ऑप्शन होगा। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, बिल्कुल सही। गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? दोस्तों कौन सा अधिक बढ़िया सबसे बेहतरीन मूल्यांकन दे सकता है? तो वो दे सकता है हमारा हस्तसिद्ध। मतलब हस्तसिद्ध का मतलब होता है दोस्तों बच्चा खुद करके सीखेगा, है ना, खुद क्रियाकलाप करेगा, खुद गतिविधि आधारित शिक्षा लेगा। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाता है। और दूसरा हो जाता है मौखिक परीक्षा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ए और डी दोनों। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्यों को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और पुनर्बलन पर, प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग पर। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर होगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रशासनिक है? ठीक है ना। तो यहाँ बात हो रही है नेगेटिव की, हमको गलत ऑप्शन चुनना है, नेगेटिव ऑप्शन चुनना है। ठीक है, जो मतलब ऊपर दी गई योजना के लिए गलत साबित हो रहा हो। तो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बिल्कुल। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो बच्चा शिक्षक से प्रश्न पूछ सकता है, बिल्कुल। ये तो हमारा प्रशासनिक है ऑप्शन। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, बिल्कुल। देखो जब कोई भ्रमण पर जाता है तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है सभी बच्चों की। ठीक है, अपने साथ पेन और नोटपैड लेके जाना, ये भी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जानकारी अगर बच्चे को लिखती है तो वो अपने नोटपैड पर लिख सकता है। लेकिन जो अप्रशासनिक ऑप्शन है वो है हमारा अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। बच्चा बोझ में दबा रहेगा, वो उस चीज का मजा नहीं ले पाएगा। उस चीज का भ्रमण करने की जो योजना बनाई जा रही है जिस उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य उस पर जो है वो निर्भर नहीं होगा। ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। हालांकि ये गलत ऑप्शन है और हमसे गलत ही ऑप्शन पूछा है। ईवीएस संप्रेक्षण प्रतिष्ठान अर्थ प्रयुक्त होता है एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज।
तो दोस्तों ईवीएस संप्रेक्षण जो होता है एनवायरमेंटल स्टडीज अर्थ प्रयुक्त होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ भी हमसे नेगेटिव ऑप्शन पूछा है। कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना। दोस्तों ये हमारा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ना। अगर ये पॉजिटिव में पूछा जाता ना हमसे कि कौन सा उद्देश्य है और ये चारों ही उद्देश्य अगर होते तो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो ये है। ठीक है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करें। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चा क्या है, अधिगम के प्रति अभिप्रेरित है, वो उसमें रुचि लेकर जो है ज्ञान को अर्जन करना चाहता है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों। लेकिन कक्षा में कड़े अनुशासन बनाना, कड़े नियम बनाना, बच्चों की शिकायत करना, मारना, दंड देना, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होते हैं और हमसे यहाँ नेगेटिव ही पूछा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य रिक्त स्थान सुधार करना है। अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में। दोस्तों देखो आंचल क्या कर रही है, एक ऐसे प्रश्न पूछ रही है जिससे बच्चे को जो है सोचना पड़े। ठीक है ना, जहाँ वो बहुत गहराई से सोचना पड़े, बहुत बारीकी से सोचना पड़े। तो वो क्या करना चाहती है, वो चिंतन कौशलों में उनके सुधार करना चाहती है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, चिंतन कौशलों में। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नालनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त दिखाती है। विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नालनी निम्न में से एक प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागम का प्रयोग कर रही है। अपनी पाठ्य योजना का पालन करना नहीं, बहुबुद्धि और शिक्षार्थियों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ये बिल्कुल हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, पर अपने और भी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, इससे दूसरे शिक्षकों का या अभिभावकों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना, शिक्षक का मतलब जो होता है वो केवल बच्चों के साथ होता है, ना कि उसके अभिभावकों के साथ या दूसरे शिक्षकों के साथ। शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना नहीं दोस्तों। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति अधिक प्रभावी होगी? शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल दिखाना। बिल्कुल। विभिन्न खेलों के कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। दोस्तों कार्डों से क्या बच्चा खेल के बारे में जान पाएगा? बिल्कुल गलत। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। दोस्तों नाम याद करना या किसी भी चीज को रट्टा मारकर ग्रहण कर लेना, ये बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन होते हैं। ठीक है। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने के लिए कहना और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। दोस्तों बिल्कुल गलत। देखो जो सबसे बेहतरीन युक्ति होगी, अगर आपसे हम कहें आपको फुटबॉल या क्रिकेट खेलना सीखना है, आप उसके लिए यूट्यूब पर जाएं या टीवी पर जाएं और देखें, तो आप वहां से ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, या फिर खुद खेल कर सीख सकते हैं, है ना, खुद खेल कर सीख सकते हैं ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजना कार्य बिल्कुल है। क्षेत्र भ्रमण, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल दिखाना, विचार मानचित्र। तो दोस्तों हमारा ए और बी ऑप्शन जो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कौशल नहीं है? दोस्तों नेगेटिव ऑप्शन चुनना है। पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना।
तो दोस्तों देखो, अवलोकन क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज का बारीकी से निरीक्षण करना। तो ये तो मेन दृश्य हो जाता है। पूर्वानुमान, किसी चीज का अनुमान लगाना, अपनी कल्पना, कल्पना मतलब अपनी कल्पना में करके, अपनी कल्पना के आधार पर किसी चीज का अनुमान करना, ये भी होता है। और निष्कर्ष निकालना, ये भी होता है। लेकिन जो कौशल नहीं होता वो होता है निर्धारण कौशल। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। दोस्तों ये गलत ऑप्शन है, ले और हमसे गलत ही पूछा है, तो इसीलिए ये राइट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की सह संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। दोस्तों कहने का मतलब है एनसीएफ 2005 ने या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 मतलब क्लास 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं बनाई है। ठीक है ना? तो इसका क्या कारण है? जो सबसे मेन कारण है, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे के कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो दोस्तों संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये राइट ऑप्शन होगा। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाना। दोस्तों फ्लैश कार्ड दिखाना, चित्र बनाना, ये सब नेगेटिव होते हैं, गलत होते हैं। ये इससे जो है बच्चा बेहतर तरीके से नहीं सीख पाता। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक परियोजना दें। हाँ, ये हो सकता है। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों से कहें कि वह अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक परियोजना दें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की में कहानी और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में उनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा की विविधता की पूर्ति करना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठ को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों जो हमारा सबसे मेन ऑप्शन है इनमें और जो सबसे ताकतवर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप कोचिंग कहीं से भी कर रहे हो, उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसकी प्रकृति तो समर्थन करती है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, ये भी बिल्कुल सही। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी सही। लेकिन किसका समर्थन नहीं करती? बच्चे कम गलतियां करें। अब आप सोचोगे कम गलतियां करना तो अच्छी बात है। दोस्तों क्या होता है, देखो एक विधि है, शिक्षण विधि है त्रुटि एवं प्रयास। बच्चा त्रुटि करके सीखता है, यानी गलतियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो ये नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक है, क्योंकि गलतियां करना जो होता है अधिगम का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अभिन्न अंग है अधिगम का गलतियां करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे कम गलतियां करें। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए: पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपनी वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? जितनी अधिक
पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। दोस्तों देखो, नाम याद करना है ना, मैंने कहा याद मार करना, रट्टा मारना, व्याख्या देना, ये सब नेगेटिव ऑप्शन होते हैं और हमसे नेगेटिव पूछा है, ठीक है ना। तो यही जो है मतलब गलत ऑप्शन होगा हमारा, मतलब नेगेटिव नहीं, यहाँ तो हमसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है ऑप्शन, तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ नाम याद करने की बात हो रही है, जबकि नाम याद करना क्या होता है, याद करना होता है नेगेटिव। तो हमें जो है ये ऑप्शन बिल्कुल भी जो है हमारा राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारा पहला ऑप्शन ही मिल जाता है हमें। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार करना, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। दोस्तों इन सबको के लिए तो शिक्षक को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों को, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 हमारा ये गलत है। क्योंकि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना नाम याद करने में बच्चों की पहल करना। दोस्तों याद करना, रट्टा मारना, व्याख्या देना, कठिन शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को आकलन करते समय बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों कभी भी वास्तविक स्थिति हुई अधिगम को जीवन के साथ जोड़ना, स्कूल के बाहर के साथ वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये ऑप्शन हमारे सबसे बेहतरीन ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली से चेन्नई के बीच में कौन सी नदी नहीं पड़ती है? बाकी 3 नदी पड़ती हैं रास्ते में, लेकिन एक नदी है जो नहीं पड़ती है, गोदावरी, गंगा, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो दोस्तों गंगा जो है रास्ते में नहीं पड़ेगी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त, बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। ये ही दोस्तों लग रहा है, पर अभी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सीखने के संकेत को और उप संकेत की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, बिल्कुल बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। आकलन की प्रक्रियाओं में जो सबसे कम उपयुक्त ऑप्शन है वो है बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रकार के माध्यम से किस प्रकमन कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों देखो, जब किसी बच्चे को कहा जाता है अपने घर या स्कूल के आसपास आपने कुछ जानवर देखे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, आप उनके नाम लिखिए, तो बच्चा क्या करेगा? पहले अवलोकन करेगा, उसके बारे में जानेगा, उसका निरीक्षण करेगा, ठीक है ना, फिर उसका रिकॉर्डिंग इकट्ठा करेगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दे को रिक्त स्थान द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग,
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोस्तों यहाँ बात हो रही है सत्य की, यानी सही, कौन सा सही है। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ये भी बिल्कुल सही। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, ये भी सही है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। किसी को ना रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों आकलन की क्यों आवश्यकता नहीं है, आकलन सबसे मेन अंग होता है अधिगम का, ठीक है। तो हमारा 1 और 2, 3 ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, 1, 2, 3। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरती है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबती है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है। परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या फिर मापन। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है परिकल्पना की, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, परिकल्पना। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों का समान रूप से रुचिकर लगे, बिल्कुल ये भी सही होगा। इसमें मूल्यांकन सामग्री लगी हो, ये नहीं है दोस्तों। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी सही है। तो हमारा ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 2 में है, ए, बी, डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, यह हमारा दोस्तों सही ऑप्शन है। बच्चे दूसरों बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं। अंतःक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे के साथ किसी समस्या पर या किसी बात पर चर्चा करना, विचार विमर्श करना। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ये होगा दोस्तों, प्रोड़ों के समर्थन से बच्चों की अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रोड़ों के समर्थन से बच्चों की अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल जाती है। दोस्तों बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार ही जो है ज्ञान को ग्रहण करते हैं, अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। दत्त कार्य मतलब गृह कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, निर्धारण मापनी। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, मौखिक प्रश्न। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ऐसा भी होता है। देखो कुछ सब्जियां होती हैं जो फल भी होती हैं, जैसे टमाटर। टमाटर क्या हो, टमाटर एक फल है लेकिन उसकी हम सब्जी में गिनती करते हैं। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है दोस्तों, पौधे क्यों नहीं है, घास पौधा नहीं है, ये भी सही। तो दोस्तों कुछ सब्जियां फल होती हैं, यही विचार जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। दोस्तों जब वे कुछ वृद्ध लोगों से पूछेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वे बच्चे
वृद्ध लोगों से या वयस्कों से चर्चा कर रहे हैं उस बारे में, है ना, कि भाई कुछ पौधे देखे हैं जो आजकल नहीं दिखाई देते, तो उनको जो है वयस्क लोग बताएंगे हाँ पहले ये पौधे हुआ करते थे, उसके बारे में विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी। और बच्चे प्रश्न तो पहले ही पूछ चुके हैं, और वे क्या करेंगे, वे अपनी अभिव्यक्ति भी करेंगे, अपने विचारों की आदान प्रदान भी एक दूसरे से करेंगे। लेकिन यहाँ प्रयोग नहीं हो रहा है दोस्तों, है ना, बच्चा खुद ही प्रयोग करके नहीं सीख रहा है, बच्चा बल्कि चर्चा, प्रश्न पूछकर, अभिव्यक्ति के द्वारा ज्ञान को अर्जन कर रहा है, प्रयोग कर कर नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, प्रयोग। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।